Hello everyone. In this video we are going to begin with chapter number 2 of Themes in Indian History part 1. The chapter name is Kings, Farmers and Towns. इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे 600 BCE टू 600 CE क्या डेवलपमेंट्स हुई। इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जब हमारी कंट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है तो उसके बाद ऋग्वेदा कंपोज होती है। ऋग्वेदा को कंपोज करने वाले लोग कहाँ रहते थे? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास रहते थे। सो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वेदा आया था। देन वी कम टू नो डैट मेगालिथ स्ट्रक्चर्स इम्पोज हुए थे, मेगालिथ स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट हुए थे सेंट्रल और साउथ इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम BCE के अराउंड। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर डैट इट वॉज फर्स्ट मिलेनियम BCE जब आपको देखने को मिलेंगे मेगालिथ स्ट्रक्चर्स। मेगालिथ स्ट्रक्चर्स में हमको देखने को मिलता है कि आयरन टूल्स भी डिकम्पोज करे गए थे, वेपन्स भी डिग करे गए थे, वेपन्स भी डिस्पोज करे गए थे डेड बॉडीज़ के साथ। इससे पता चलता है कि ये लोग मानते थे कि आफ्टर लाइफ भी कुछ होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में देखेंगे। Now let me tell you that this chapter is very much important from prelims point of view. Earlier also 6 to 7 questions have been asked by UPSC from this particular chapter. For example, UPSC ने पूछा था कि who was the person who deciphered Brahmi and Kharoshthi script. So here over it is written जेम्स प्रिंस वो पर्सन थे जिन्होंने डेसिफर किया था ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को। जब इन्होंने ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट डेसिफर कर ली थी तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। क्यों? क्योंकि जो राइटर्स थे वो पढ़ने लग गए इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, कॉइन्स में क्या लिखा है, पियादासी वर्ड किसके लिए मेंशन किया गया है, जेम्स प्रिंसेप ने बताया। उसके बाद किंग की डायनेस्टी को स्टडी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज डेवलप हुए। सो जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर करी थी खरोष्ठी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1830s में, और पियादासी वर्ड जो है मेंशन किया गया था किंग अशोक के लिए इंस्क्रिप्शंस में। नाउ लेट अस सी दिस द अर्लीस्ट स्टेट्स 16 महाजनपद्स। इस बुक में मेंशन नहीं है कि हमें कैसे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे, बट लेट मी टेल यू डैट अंगुत्रा निकाया और माध्यमिक सूत्र ये दो सोर्सेज थे जहाँ से हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। यू शुड कमेंट डाउन बिलो बाय सर्चिंग ऑन गूगल दैट माध्यमिक सूत्र कौन से रिलीजियस से बिलोंग करता है एंड अंगुत्रा निकाया कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन रिटन हेयर। The 16th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि क्यों 6th century BCE को एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहते हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। द फर्स्ट रीज़न फॉर इट इज़ कि 6th century BCE में हमें बहुत सारे सिटीज़ देखने को मिले, स्टेट्स देखने को मिले, आयरन का यूज़ होने लगा, कॉइनेज, सबसे पहले कॉइन्स 6th century BCE में आए। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर से डायरेक्ट भी कि कॉइनेज का डेवलपमेंट कब हुआ था। सो यू शुड रिमेंबर 6th century BCE वॉज द टाइम पीरियड जब आपका कॉइनेज सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले कॉइन्स नहीं थे। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिलीजन भी 6th century BCE में ही इमर्ज होके आए थे। सो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट मैंने आपको बता दिए कौन से दो टेक्स्ट थे जिनमें मेंशन किया गया है कि 16 स्टेट्स थे जिनको हम महाजनपद कहते हैं। बहुत सारे थे जिनमें से हमें कुछ नेम्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। ये जो नेम्स हैं हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली अकर करते हैं सभी टेक्स्ट में। ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो उनको रूल करने वाला कोई किंग होता था, बट ऐसा नहीं है कि सब महाजनपद को रूल किंग करते थे। कुछ महाजनपद में गनाज और संघ भी थे। अब ये गनाज और संघ क्या होती हैं? ये ओलिगार्की होती हैं। ओलिगार्की मतलब रूल ऑफ फ्यू पावरफुल पीपल। तो अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दे कि महाजनपद सभी के सभी महाजनपद में किंग था, रूलर नहीं, कुछ महाजनपद में गनाज और संघ देखने को मिले हैं जो कि ओलिगार्कीज थे। और जो ओलिगार्कीज थे वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में पावर शेयर करते थे, मैन आपस में पावर शेयर करते थे, और इन सबको मिलकर हम कह देते थे राजाज, जो लोग पावरफुल होते थे। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि महावीरा और बुद्धा दोनों ही गनाज से बिलोंग करते थे, दोनों ही संघ से बिलोंग करते थे, ओलिगार्की से बिलोंग करते थे। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज ओपन फोर्टिफाइड। अब आप देखो कोई भी महाजनपद चाहे वो किंग रूल कर रहा हो या ओलिगार्की हो, उनमें हमें देखने को मिली है कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी सब में थी। Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources। सबकी जो कैपिटल सिटीज़ थी उनको फोर्टिफाई भी किया गया था। अब किसी चीज़ को आप फोर्टिफाई करके रखोगे इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप की रक्षा करना चाहते हो किसी अपने एनिमी से। सो इन सबको मेंटेन करने के लिए जो किंग्स थे, ओलिगार्कीज थी, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते थे।
फ्रॉम किरका 6th century BC onwards, Brahmins began composing Sanskrit texts known as Dharmasutras. धर्मासूत्रास भी इसी टाइम पे लिखी गई. किसने कंपोज करी? ब्राह्मण्स ने कंपोज करी. कौन सी लैंग्वेज में करी? संस्कृत में करी. दीज ले डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स. ये जो धर्मासूत्रास होती थी, इन्होंने क्या किया? ले डाउन किया कि जो रूलर है वो रूल किस तरीके से करेगा. उन्होंने बताया, ब्राह्मण्स ने लिखा अपने धर्मासूत्रास में कि जो रूलर होगा वो बेसिकली क्षत्रिय डायनेस्टी से होना चाहिए. जो रूलर्स हैं उनको एडवाइस किया गया कि तुम कलेक्ट करो टैक्सेस को, ट्रिब्यूट्स को फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस. एज आई टोल्ड यू, फोर्टिफाई करके रखा है सेटलमेंट को, बिकॉज एनिमी से बचाना है. अब इतने सारा कुछ हम सोच रहे हैं कि किंग को मनी चाहिए होगा, तो उसके लिए किंग क्या करेगा? टैक्स लगाएगा. हम देखते हैं कि इस बुक में नहीं लिखा, बट क्लास 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में, कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में टैक्सेस जो थे वो कंपल्सरी नहीं थे. बट 6th BC के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लगे कि टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स जो हैं वो कंपल्सरी हो गए थे पे करने. रेट्स भी लेजिटिमेट सोर्स मान लिया गया था एक्वायर करने के लिए वेल्थ को, कि अगर आप किसी और किंगडम पे रेड करते हो, वहाँ से आप वेल्थ ले आते हो, तो वो लेजिटिमेट वेल्थ है. सम gradually some states required standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia, recruited more often than not from the peasantry. बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज बनाई. ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो स्टेट्स वेल्दी होंगी उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज इस्टेब्लिश करी. नाउ लेट अस सी दिस मैप. इस मैप से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि अस्माक पूछा गया था कि अस्माक कहाँ है, और अस्माक सदर्न मोस्ट साइट है हमारी महाजनपद की. सो लेट अस सी दिस मैप केयरफुली. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंबोज नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, देन देयर इज तक्षशिला विच इज़ इन पाकिस्तान, एंड देन देयर इज अस्माक जो सदर्न मोस्ट साइट है. ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वो अंगा है विद इट्स कैपिटल एट चंपा. अंगा की कैपिटल चंपा थी, और अवंती की कैपिटल उज्जैन थी. अवंती की एक और कैपिटल भी थी, दैट यू शुड सर्च एंड कमेंट डाउन बिलो so that you could also remember. And then we can see कि अंगा के नेबर्स कौन कौन से हैं. मगध है अंगा का नेबर जिसकी कैपिटल राजगीर थी. वजीज हैं अंगा के नेबर्स जिनकी कैपिटल वैशाली थी. मल्लास थे जिनकी कैपिटल कुशीनगर थी. कुशीनगर किससे एसोसिएटेड है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो बिलो. एंड देन वी कैन सी दैट देर वॉज मथुरा ओवर हेयर. इंद्रप्रस्थ आपका यहाँ था. ऑन विच रिवर? यमुना रिवर. देन there was काशी with its capital at वाराणसी. वत्स वर देयर. उनकी कैपिटल कहाँ थी? वत्स की कैपिटल थी कौशंबी में. कौशल्स की कैपिटल थी श्रावस्ती. Then let's see further. फर्स्ट अमंग द 16th मगध. सबसे ज़्यादा पावरफुल जो इस टाइम पीरियड में किंगडम था, जो महाजनपद था, वो मगध था. मगध इन प्रेजेंट डे बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध इमर्ज होकर आया था. कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मगध पावरफुल इमर्ज होकर आया था. ये रीजंस यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं पहले ही, बट लेट अस सी ओवर हेयर क्या लिखा हुआ है कि मगध का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न कि वो पावरफुल बन पाया, डेट वाज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. बिकॉज वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थी. सेकेंड रीज़न वॉज कि आयरन माइंस वहाँ से बहुत ज़्यादा पास में थी, क्योंकि वो प्रेजेंट है झारखंड वाला रीजन है जहाँ पे आयरन माइंस थी, तो उनका यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो टूल्स और वेपन्स बना पाए. इसलिए मगध बाकी सारे किंगडम्स को, बाकी सारे महाजनपद्स को डिफीट कर पाया था. देन द थर्ड रीज़न वॉज एलिफेंट्स. उससे पहले एलिफेंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे आर्मी पे, बट मगध्स वर द पीपल हु यूज्ड एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन देयर आर्मी. देन जो गंगा वाला एरिया है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया अगर आप देखेंगे, वो आज का जो गंगा वाला एरिया है वो उस टाइम पे मगध एम्पायर में था. एज यू कैन सी इधर बहुत सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं मगध के आसपास. तो जो मगध के रूलर्स थे वो यूज़ करते थे गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को एज अ कम्युनिकेशन रूट. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था मगधन एम्पायर का पावरफुल इमर्ज होने का. देन इट हैज़ बिन रिटन बाय सम स्कॉलर्स दैट कि जो वहाँ के रूलर्स थे, मगध के जो रूलर्स थे, फॉर एग्जांपल बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रुथलेस एम्बिशियस किंग्स थे. मीनिंग दैट दे यूज टू फाइट with other kingdoms and also used to win. They used to have powerful ministers जो उनको गाइड करते थे कि किस तरीके से किंगडम रन करना चाहिए. एंड कंसिक्वेंटली मगध जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होके आता है. इनिशियली जो मगध की कैपिटल थी ना वो राजगृह थी, जिसको हम राजगीर कहते हैं. ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी. ये हिल्स से चारों ओर से सराउंडेड थी. ऐसा माना जाता है कि जो एज यू कैन सी ओवर हेयर जो राजगीर था ना वो एक हिल पे
हिल्स से सराउंडेड था। तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्टिफाइड था, कोई भी उसमें जाके अटैक करने से पहले सोचेगा कि किस तरीके से अटैक किया जाए, क्योंकि चारों ओर तो हिल्स हैं। तो इसलिए भी मगध की जो कैपिटल इतनी स्ट्रांग रही, इसकी वजह से भी एक रीज़न है ये कि मगध जो है पावरफुल किंगडम इमर्ज होके आता है। सो यू शुड रिमेंबर फैक्चुअल के लिए कि जो फर्स्ट कैपिटल थी मगध की वो राजगीर थी। एंड फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग यू शुड रिमेंबर कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैपिटल होने की वजह से मगध एम्पायर स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आया था। द सेकेंड कैपिटल लेटर उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली थी, पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर ली थी। पाटलिपुत्र कहाँ है, आज के पटना वाले रीजन को हम पाटलिपुत्र कहते हैं। अब ये जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और उसके साइड में से सराउंडेड था। अब आप सोचो कि बीच में कैपिटल है, चारों ओर वाटर है, तो उसको भी अटैक करना कोई ईजी नहीं हो सकता ना। तो ये दो रीजंस थे, ये दोनों कैपिटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि जिसकी वजह से मगध जो है एक पावरफुल किंगडम इमर्ज होके आता है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे फैक्चुअली कि मगध की फर्स्ट कैपिटल राजगीर थी, सेकंड कैपिटल बाद में कौन सी इमर्ज होके आई थी, पाटलिपुत्र इमर्ज होके आई थी। लेट्स सी फर्दर लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। ज़्यादातर अशोका के जो हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिले हैं, और जो प्राकृत लैंग्वेज में हमको देखने को मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं। अब आप सोच रहे हो कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है, देन लेट मी टेल यू कि हम जो बोलते हैं हिंदी, वो क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है, और जो हम लिखते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। पर ऐसा नहीं है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन सभी प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं, हमें और जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में देखने को मिले हैं। जैसे कि सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोशिती स्क्रिप्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में थे, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, वहाँ पे खरोशिती स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स यूज़ करी जाती थी इंस्क्रिप्शंस को लिखने, अफगानिस्तान के इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए। सो यू शुड रिमेंबर कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करी गई हैं, खरोशिती, ब्राह्मी, अरेमिक, ग्रीक। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज़ करी गई थी। देन लेट्स सी फर्दर अर्ली एम्पायर। हम मगध एम्पायर की थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पावरफुल किंग कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस एम्पायर को, मगध एम्पायर को फाउंड किया। इनका जो एम्पायर था उसका कंट्रोल था अफगानिस्तान और बालूचिस्तान तक। बट उसके बाद आते हैं अशोक। अशोक ने अपना जो किंगडम है वो कलिंग तक को कॉन्क्वर कर लिया था, मतलब कि आज के टाइम के उड़ीसा तक जो उनका किंगडम था वो फैल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ग्रीक एम्बेसडर आते हैं जिनका नाम था मेगस्थीन्स। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडिका, जिससे हमें पता चलता है उनके किंगडम के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम के बारे में, महाजनपद के बारे में हमें जो सोर्सेज मिले हैं उनमें से एक मेजर सोर्स है मेगस्थीन्स की बुक इंडिका। सेकेंड मेजर सोर्स है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य। इन्होंने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वो हमें बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से अपना किंगडम रन करते थे। थर्ड सोर्सेज जो हमको देखने को मिले हैं वो हैं बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर, जो उस टाइम पे लिखी गई थी। एक मेजर सोर्स जो है मौर्य किंगडम्स को जानने के लिए वो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें 4 सोर्सेज से पता चलता है अशोका के बारे में, और वी कैन से मॉडर्न किंगडम के बारे में। फर्स्ट इज मेगस्थीन्स की बुक इंडिका, सेकेंड इज अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य, थर्ड इज बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर, द फोर्थ वन इज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कि मेगस्थीन्स जो था वो किसके पास आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में आया था। सेकेंड कौटिल्य या फिर से जिनको हम चाणक्य कहते हैं, वो कौन से किंगडम में थे, किसके टाइम पीरियड में थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी थे। एंड ओवर हियर आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड महावीरा एंड सिद्धार्थ दैट इज गौतम बुद्धा, ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है एंड इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। स्टिल बहुत से बच्चों का गलत हुआ था क्योंकि ये बुक ही नहीं पढ़ी थी। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि कौन सा ऐसा पहला रूलर था जिन्होंने अपने मैसेजेस जो हैं वो स्टोन सरफेसेस पे लिखवाए, नेचुरल रॉक्स पे लिखवाए, पॉलिश्ड पिलर्स पे लिखवाए, तो वो अशोका थे। अशोका ने बेसिकली अपने इंस्क्रिप्शंस पे किसके बारे में लिखवाया, धम्मा के बारे में लिखवाया। धम्मा क्या था, जो वो अपने आप का रिलीजन प्रोपोगेट करना चाहते थे उसको उन्होंने फैलाया। तो अशोका का धम्मा क्या कहता था, अशोका का धम्मा ये कहता था दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स
You should have generosity towards Brahmins and those who renounce worldly life. You should treat slaves and servants kindly. आपको ट्रीट करना चाहिए स्लेव्स को और सर्वेंट्स को काइंडली, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाकी सभी रिलीजन्स की और ट्रेडिशंस की अपने रिलीजन के अलावा. सो बेसिकली ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं, बट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर देम. सो लेट अस मूव फर्दर एंड प्लीज़ काइंडली रिमेंबर. ये स्टेटमेंट दोबारा भी पूछी जा सकती है कि फर्स्ट टाइम किसने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे. तो हार्ड सरफेसेस पे इट वॉज अशोका. देन जो इनका किंगडम था वो बहुत ही बड़ा था. एज यू कैन सी ओवर हेयर, अशोका का जो एम्पायर है वो बहुत ही बड़ा था. तो ये रूल कैसे करते थे? ये रूल करते थे विद देयर मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स. तो यहाँ पे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हमें देखने को मिले हैं अशोका के टाइम पीरियड में. तो कौन से 5 हैं ये हमें पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ देयर कैपिटल, जो हमने देखा कि वो पाटलिपुत्र में उन्होंने शिफ्ट कर ली थी. पहले राजगीर थे, बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स थे, 4 थे. चारों आपको टिप्स पे याद होने चाहिए. The first one is तक्षशिला, second is उज्जैनी, third is तोशली and the fourth is सुवर्णनगरी. अगर हम बात करें इन सब की तो यहाँ पे हमें सब पर ही इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं. Let us see in this map where these places are. अब इस पर्टिकुलर मैप से 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2021 में भी क्वेश्चन आया है, एंड उससे पहले भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आपको इस मैप को स्टडी कैसे करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले कहाँ हैं. बहुत ही कम जगह मिले हैं, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. कंधार, मनसेरा, शाहबाजगिरी, कलसी, शिशुपालगढ़, कलिंग, जोगाड़ा, सोपारी, सन्नती, गिरनर इन गुजरात. तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो पूछा हुआ था कि ये जोगाड़ा कहाँ है. ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमें प्लेसेस देखने को मिल रही हैं जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ये कितने हैं, कहाँ है, और इनकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं. यू शुड रिमेंबर द स्टेट्स ऑल्सो, लिंक देम विद द प्रेजेंट डे स्टेट्स. देन हमें पता होना चाहिए कि माइनर रॉक एडिक्ट्स कहाँ हैं. अगर आप जनरली देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा है माइनर रॉक एडिक्ट्स का एक ग्रुप है जो सदर्न इंडिया में है. तो यहाँ पे जो से हैं उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं. मस्की में अशोका का नेम मिला है. गवीमत, पालकी गुंडू, जटिंगा रामेश्वर, सिद्धापुर, ब्रह्मागिरी, नित्तुर, उदयगोलम, रजुला मंडागिरी, भाबरू, बेरात, बहापुर. अब आप देखो कि जितने भी माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं मोस्टली वो सदर्न इंडिया में हैं. सिर्फ 3 हैं जो नदर्न इंडिया में हैं. अगर आप ये सारे रिमेंबर कर लेते हो उसके बाद आपको सिर्फ ये 3 ही याद करने पड़ेंगे. डैट इज़ योर बहापुर किया आज के टाइम का दिल्ली, बेरात एंड भाबरू. इनमें से एक में बेरात और भाबरू वाले में मिला था हमें कि अशोका ने कन्वर्जन किया है बुद्धिज़्म में. ये हमें बेरात भाबरू के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिला था, लिखा हुआ है वहाँ पे इन इंस्क्रिप्शंस में. ये चीज़ें क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं. सो वी विल सी दिस फ्रॉम देयर. देन यू शुड सी पिलर इंस्क्रिप्शंस. पिलर इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे मिले थे आपको पता होना चाहिए. दे वर फाउंड इन टोपरा, इट इज़ इन हरियाणा, मेरठ इन यूपी, सांची, गुजरा, कौशंबी, अरहौरा, सारनाथ, सहसा, लोरिया अराराज, लोरिया नंदगढ़. यहाँ पे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने को मिली है. रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ के जो हमारे पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन द लास्ट इज़ रोमनिंदी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. इट इज़ लाइकली दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स. ऐसा माना जाता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा कैपिटल में और प्रोविंशियल सेंटर्स में. उसके बाहर वाला जो रीजन था वहाँ पे जो गवर्नर्स होते होंगे वो रन करते होंगे. सुवर्णनगरी, दैट इज़ लिटरली द गोल्डन माउंटेन, वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका. सुवर्णनगरी कर्नाटका वाले रीजन को कहा गया है कि यहाँ से ये गोल्ड लाते होंगे. मेगस्थीन्स मेंशंस अ कमेटी विद 6 सब कमेटीज़ फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़. मेगस्थीन्स ने अपनी बुक इंडिका में मेंशन किया है कि यहाँ पे 6 कमेटीज़ होती थी, 6 सब कमेटीज़ होती थी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती थी. फर्स्ट कमेटी लुक्ड आफ्टर नेवी, द सेकेंड वन लुक्ड आफ्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, द थर्ड वन आफ्टर फुट सोल्जर्स, एंड द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, एंड द फिफ्थ फॉर चैरियट्स, एंड द सिक्स फॉर एलिफेंट्स. सो यू शुड बेसिकली रिमेंबर कितनी सब कमेटीज़ थी. 6 सब कमेटीज़ थी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देखती थी. ये आपने मेन्स आंसर में लिख सकते हो. देन लेट्स सी फर्दर. अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धमा. अशोका ने धमा को प्रोपोगेट किया जिससे उन्होंने कोशिश करी कि वो पूरा जो एम्पायर है उसको रेगुलेट कर सके, अपने जो आइडिया है उसको प्रोपोगेट कर सके. एंड अशोका का धमा जो था वो काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है. ऐसा माना जाता है कि बेरी घोष को रिप्लेस करके उन्होंने धम्मा घोष को अपना जो मेन पॉलिटिकल टूल है उसको स्टार्ट किया. बेरी घोष वॉज की लड़ाई करने की जगह
वो क्या कर रहे थे, अब धम्मा को प्रोपोगेट कर रहे थे, एंड धम्मा को प्रोपोगेट करके वो आगे अपना एम्पायर रन कर रहे थे। तो बेरी घोष को उन्होंने हटा दिया और धम्मा घोष को उन्होंने प्रोपोगेट किया। देन नाउ लेट्स सी फर्दर कि अशोका का जो धम्मा था उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ इस टाइम पीरियड में नहीं, अगले जन्म में भी सक्सेसफुल रहेंगे। अगले नेक्स्ट जो बर्थ होगा उनका, उसमें भी उनका जो धम्मा है वो हेल्प करेगा। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्मा महात्मा वर अपॉइंटेड टू इंश्योर दिस मैसेज ऑफ धम्मा। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अशोका बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करना चाहते थे, अशोका बुद्धिज़्म में मानते थे, फिर भी उन्होंने कहीं पे भी निर्वाण की बात नहीं करी, निर्वाणा की उन्होंने कहीं पे भी बात नहीं करी है। वो ये बात कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड की भी वो बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिक्ट बुद्धिज़्म को भी फॉलो नहीं करवाना चाहते थे, अपने जो वहाँ के पीपल थे उन पे वो इम्पोज नहीं करना चाहते थे बुद्धिज़्म। नाउ लेट्स सी फर्दर न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। बहुत सारे न्यू नोशंस आते हैं किंगशिप के। तो साउथ में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। द न्यू किंगडम्स दैट emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras and the Pandyas in Tamilkam, the name of the ancient Tamil country. So Tamilkam word was used for the Tamil, that is Tamil Nadu, which included parts of present day Andhra Pradesh, Kerala in addition to Tamil Nadu. तो जो आज का ये एरिया है नीचे का आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु का, उसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है तमिलकम। सो लेट्स सी फर्दर ये जो एरिया था ना ये स्टेबल और प्रॉस्पेरस था। यहाँ पे जो किंगडम्स थे वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहे थे। तो चीफ क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ है कि चीफ एक पावरफुल मैन होता है जिसकी जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है हेरिडिटरी। उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है अपने किनफॉक से, अपने आसपास में रह रहे लोगों से। हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि वो रिचुअल्स परफॉर्म करता है, लीडरशिप देता है जब भी वॉर होता है। He receives gifts from his subordinates unlike kings who usually collect taxes। ये हम देखेंगे कि संगम टाइम पीरियड में क्या था कि जो वहाँ पे रूलर्स थे संगम टाइम पीरियड में, जो चीफ होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। मतलब कि इम्पोज नहीं किया जाता था लोगों पे कि तुमको टैक्स देना ही है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो सदर्न हमारी डायनेस्टीज़ हुई थी इस टाइम पीरियड में 600 BCE के टाइम पीरियड में, उधर हमें देखने को मिला है कि जो किंग्स थे वो इम्पोज नहीं करते थे टैक्सेस। वो फिर किस पे डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे गिफ्ट्स पे जो उनके सबऑर्डिनेट्स देते थे, बट टैक्सेस वो इम्पोज नहीं करते थे। नाउ लेट्स सी फर्दर। फॉर इंस्टेंस अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट में मेंशन किया गया है पोएम्स के बारे में। वो डिस्क्राइब करते हैं चीफ और उनके वेज किस तरीके से वो एक्वायर कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ये अर्ली संगम टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है। Many chiefs and kingdoms, including the Satavahanas who ruled over parts of western and central India, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdom in the northwest and western parts of the subcontinent, derived revenues from long distance trade। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो सातवाहनास थे, शाकास थे, ये कहाँ से मनी एक्वायर करते थे, रिसोर्सेज एक्वायर करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। बट हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन लाइन्स में हिडन तरीके से हमें क्या बताया हुआ है। सातवाहनास ने रूल किया था वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे, और किस टाइम पीरियड पे रूल किया था, 2nd century BCE to 2nd century CE। ओके 200 BCE टू 200 CE रूल किया था सातवाहनास ने। और शाकास कहाँ से आए थे, शाकास सेंट्रल एशियन ओरिजिन के लोग थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और इन्होंने अपना किंगडम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किया, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट हमारी कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। डिवाइन किंग्स, कुछ ऐसी डायनेस्टीज़ भी थी जो हमारी बाहर से आई थी। अब उनको जो पीपल थे हमारी कंट्री के वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को डीम्ड बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने आप को डिवाइन शो करने की कोशिश करी कि हमारी जो पावर है वो हमको गॉड से मिली है, वी आर द पीपल ऑफ द गॉड, गॉड ने हमको मैसेंजर की तरह भेजा है कंट्री को रन करने के लिए। सो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट किस तरीके से किन्होंने यूज़ करी, वो थे कुशान्स। अब कुशान्स कब आए थे, कुशान्स आए थे 1st BCE टू 1st CE का इनका टाइम पीरियड है। मतलब कि ये सातवाहनास के कंटेम्प्रेरी थे। हमने ऊपर देखा कि सातवाहनास केम इन 2nd century BCE टू 2nd century CE। तो ये जो हमारे कुशान्स हैं ये इनके कंटेम्प्रेरी हैं। ये एक टाइम पीरियड आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, सो दैट इज़ वाई आई एम हाईलाइटिंग देम अगेन एंड अगेन। कुशान्स ने रूल किया हमारी कंट्री में कहाँ से कहाँ तक, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, मीन्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये हमारी कंट्री में रन कर रहे थे। इनकी जो हिस्ट्री है हमको पता चलती है इंस्क्रिप्शन से, इनके टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशान रूलर्स में हैव बीन फाउंड
इंस्टॉल्ड इन ए श्राइन एट मट नियर मथुरा। इनके बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हमको देखने को मिले हैं, एज यू कैन सी हेयर, बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हमको देखने को मिले हैं, जिससे ये अपनी पावर को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। जो कुषाण रूलर्स थे उन्होंने टाइटल लिया देवपुत्र का। देवपुत्र मतलब हम सन हैं गॉड के, हम गॉड के सन हैं। ये कहाँ से इंस्पायर्ड थे? ये इंस्पायर्ड थे चाइनीज़ रूलर्स थे। जो चाइनीज़ रूलर्स थे वो खुद को कहते थे कि हम सन हैं हेवन के, तो उधर से इन्होंने ये आइडिया लिया कि हम अपने आप को भगवान का बेटा कहेंगे तो हमको जो है लोग एस्टैब्लिश करने देंगे, हमारी जो पावर है उसको डीम्ड मानेंगे। बाय द 4th century BC देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। हमको पता है कि गुप्ता एम्पायर 4th century CE में आता है। अब आपको थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर होनी स्टार्ट हो गई होगी कि पहले आए थे सातवाहनास, फिर आए थे कुशांस, उसके बाद 4th century CE में आए हैं हमारे गुप्ता एम्पायर। सो ये जो गुप्ता एम्पायर था ये किस पे डिपेंडेंट था? समंत पे डिपेंडेंट था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में कि समंत कौन थे? समंत वो लोग होते हैं जिनके पास पावरफुल पीपल होते हैं, ये जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लोकल रिसोर्सेज होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं लैंड को। ये किंग को क्या देते हैं? किंग को प्रोवाइड करते हैं मिलिट्री सपोर्ट। जो पावरफुल समंत थे ना वो किंग्स बन सकते थे, और जो वीक रूलर्स थे, जो वीक किंग्स थे, वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो सबॉर्डिनेट बन जाते हैं किसके? समंत्स के। सो लेट मी टेल यू दिस वंस अगेन बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट। हायरार्की को आप समझने की कोशिश करो कि सबसे ऊपर तो हमारा किंग है और किंग्स के नीचे होते हैं समंत्स। तो अगर समंत जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो किंग को हटा देते हैं और खुद पावरफुल बन जाते हैं। वेयर एज अगर किंग जो है वो वीक हो जाता है तो वो खुद सबॉर्डिनेट हो जाता है और समंत बन जाता है। सो ये चीज़ हमें देखने को मिली थी किसके टाइम पीरियड में? गुप्तास के टाइम पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है कि पावरफुल समंत्स इमर्ज होके आए हैं। अगर हमें गुप्ता की हिस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करना है तो उनका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रशस्तीज़। अभी प्रशस्तीज़ क्या होती थी? प्रशस्तीज़ जैसे हमने देखा इंस्क्रिप्शंस थे उसी तरीके से प्रशस्तीज़ होती थी, पर प्रशस्ती पे लिखा जाता था किंग की प्रेज़ में, कुछ किंग की तारीफ़ करी जाती थी प्रशस्तीज़ में, और उनको लिखने वाले होते थे किंग के खुद के पोएट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल सी ओवर हेयर कि एक प्रशस्ति लिखी गई है कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर पे। इलाहाबाद पिलर को हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। किसने कंपोज करी थी? संस्कृत में कंपोज करी थी हरिसेना ने। हरिसेना कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। ये 4th century CE की बात हो रही है। इस टाइम पीरियड पे हरिसेना ने कंपोज किया था समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशस्ति के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर कि इलाहाबाद पिलर जो है संस्कृत में कंपोज्ड है। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद पिलर पे सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है, इसमें अकबर के बारे में भी मेंशन है एंड और भी रूलर्स के बारे में मेंशन है, मुगल रूलर्स के बारे में, एग्जाम्पल बाबर के बारे में मेंशन है। द सुदर्शन लेक इन गुजरात। गिरनर एक प्लेस है गुजरात में। आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस इन द मैप बट लेट मी शो यू वंस अगैन। यू कैन सी ओवर हेयर गिरनर इज़ इन गुजरात। तो गिरनर जो प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे सुदर्शन लेक था। सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर था। ये रिजर्वायर रिकंस्ट्रक्ट कराया था, डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था शाका रूलर रुद्रदमन ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस शाका रूलर ने उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। सेकेंडली रुद्रदमन कौन से रूलर थे? शाका रूलर थे। बट ये बनवाया फर्स्ट टाइम, जो ये सुदर्शन लेक है ये फर्स्ट टाइम बनवाया था मौर्यज़ ने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाका रूलर ने ही इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, इसको गुप्ता डायनेस्टी में भी रिपेयर कराया गया है। तो आपके लिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि सुदर्शन लेक जो है वो रिपेयर करवाया था गुप्ता डायनेस्टी ने, तो आपको लगेगा नहीं नहीं फेमस तो नहीं है, ये नहीं पढ़ा हमने। ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है सिर्फ वहीं तक लिमिट है नॉलेज की, उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। सो एवरी वन ऑफ अस नो कि शाका रूलर रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, बट ये पॉइंट भी जानना इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता डायनेस्टी ने एक बार फिर से इसको रिपेयर कराया था। आगे बढ़ेंगे हम। अ चेंजिंग कंट्री साइड पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। हमें कहाँ से पता चलेगा किंग के बारे में कि जो आम जनता है वो किंग के बारे में क्या सोचती है, किंग के रिगार्डिंग उनकी क्या फीलिंग्स हैं? तो वो हमें जताकस से पता चला है। जताकस बेसिकली स्टोरी होती थी, उसके बारे में लोगों की जो इमोशंस होते थे उसको डिपेक्ट किया गया है।
अब आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जताकस कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी. यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि जताकस वर रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड दे वर रिटन अराउंड फर्स्ट मिलेनियम सी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जताका का नाम मेंशन है, गंडा टिंडू जताका. इसमें लोगों की फीलिंग्स बताई गई हैं कि एक विग्ड किंग था, उससे लोग परेशान थे, तो उसके बारे में बताया गया है. सो बेसिकली जताका स्टोरीज हमें हेल्प करती है रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स को जानने के लिए. स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया था काफ़ी ही ज़्यादा डेवलप्ड था, एग्रीकल्चर यहाँ की फर्टाइल थी, तो इन लोग आयरन यहाँ पे इजीली मिल रहा था, प्रोक्योर कर सकते थे. तो इन लोगों ने क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो हम देखेंगे. One such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial rivers valleys such as that of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE. यहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, प्लोइंग स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, खेतों को जोतना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी. आयरन टिप्ड प्लो शेयर वॉज यूज टू टर्न द एल्यूवियल सॉइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल. मोरओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पेडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड by the introduction of transplantation, although this meant back breaking work for the producer. ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए कि किस तरीके से इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया. फर्स्ट रीज़न हमने देखा कि इन्होंने प्लो एग्रीकल्चर पे फोकस किया. सेकंड रीज़न हमने देखा कि इन्होंने जो वहाँ पे पेडी की प्रोडक्शन हो रही थी वो ट्रांसप्लांटेशन से स्टार्ट कर दिया. अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पे सीड्स को पहले ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, सीड्स को ग्राउंड में फैला दिया जाता है. उसके बाद जब सैपलिंग्स ग्रो हो जाती है तो उनको वाटर लॉक्ड फील्ड्स में, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, उन फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि हाइयर सर्वाइवल रेशो होता है सैपलिंग्स का. तो ट्रांसप्लांटेशन का इन्होंने यूज़ किया. वाइल जो आयरन प्लॉ शेयर है वो बहुत आयरन प्लॉ शेयर को यूज़ करने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, पर ऐसा नहीं है कि आयरन प्लॉ शेयर का यूज़ पूरी कंट्री में स्टार्ट हो जाता है 600 BCE के टाइम पीरियड में. मगध में स्टार्ट होता है सिर्फ, उसके अलावा बाकी एरियाज़ में नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल areas which were semi-arid such as parts of Punjab and Rajasthan did not adopt it till the 20th century. पंजाब और राजस्थान में तो ये 20th सेंचुरी तक ही यूज़ नहीं होते. और जो हिली ट्रैक्ट्स थे, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया थे, सेंटर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, वो हो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे. सो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि जो आयरन प्लो शेयर है वो पूरी कंट्री में यूज़ होना स्टार्ट हो गया था. आयरन प्लो शेयर धीरे धीरे पूरी कंट्री में बिगेन हुआ था यूज़ होना. नाउ लेट्स सी फर्दर. एक और स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ करी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी, वो थी यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर. इन्होंने टैंक्स का, वेल्स का यूज़ किया, कैनाल्स का यूज़ किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में हमें जानने की ज़रूरत है कि कुछ वर्ड्स यूज़ करे गए थे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए. वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू शुड लर्न इट हेयर ओनली. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड ओनर्स. स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए वर्ड यूज है गहपति. गहपति जो वर्ड है ये पाली टेक्स्ट में यूज़ किया गया है लार्ज लैंड ओनर, लार्ज लैंड होल्डर्स और स्मॉल पीजेंट्स के लिए. जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे ना, वो विलेज के हेडमैन होया करते थे. ऑफन ये पोजीशन जो है हेरिडिटरी होती थी कि जो लार्ज लैंड होल्डर है उसका बेटा आगे जाके विलेज हेडमैन बनेगा, ऐसा माना जाता था. और ये बहुत ही पावरफुल पीपल होते थे. इनका जो कंट्रोल होता था वो स्मॉल कल्टिवेटर्स पे होता था. अर्ली तमिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट में मेंशन है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ करे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल यू शुड लर्न इट हेयर ओनली. वेलालर वर्ड इज़ यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर्स. लार्ज लैंड ओनर्स के लिए वर्ड यूज़ है वेलालर. प्लोमेन के लिए वर्ड यूज़ है उजहावर. एंड स्लीव्स के लिए वर्ड यूज़ है अधिमाई. अब गहपति कौन था? अ गहपति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड. ही वॉज द हेड ऑफ अ हाउस होल्ड who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. So गहपति एक important person होता था जो कंट्रोल करता था हाउस होल्ड को, वुमेन को, स्लेव्स को और अपने वर्कर्स को. और ऊपर हमने देखा कि गहपति वर्ड यूज़ किया गया है स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए भी. तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है. बात करते हैं मनुस्मृति की. तो मनुस्मृति वॉज रिटन इन संस्कृत एंड इट वॉज रिटन इन 2nd century BCE to 2nd century CE. ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धर्मसूत्रस कब लिखे गए थे, मनुस्मृति कब लिखी गई, ऋग्वेदा कब लिखा गया. तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मनुस्मृति वॉज रिटन बिटवीन 2nd century BCE to 2nd century CE.
नाउ लेट्स सी फर्दर। हमें बायोग्राफी देखने को मिली है हर्षाचरिता। हर्षाचरिता किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की। अब हर्षाचरिता को लिखने वाले पर्सन थे बना भट्ट, जो कि कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। उन्होंने ये जो बायोग्राफी लिखी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? वो लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में। और ये जो हर्षवर्धन थे वो रूलर थे कन्नौज के। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट फॉर हेयर वी कैन गेट द आइडिया इज़ कि हर्षाचरिता बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन रूलर थे कन्नौज के। इनकी जो बायोग्राफी है वो कंपोज करी थी बना भट्ट ने, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे। ये जो बायोग्राफी है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये बायोग्राफी का टाइम पीरियड लिखने का है 7th सेंचुरी BCE, सॉरी 7th सेंचुरी CE। इस टाइम पे ही हमारी कंट्री में ज़्वानज़ैंग आते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्रभावती गुप्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रभावती गुप्ता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रही हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री की। ये डॉटर थी चंद्रगुप्त II की। इनकी जो मैरिज है प्रभावती गुप्ता की वो एक वकाटका किंग के साथ होती है। वकाटकाज वर पावरफुल इन डेक्कन अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट। अगर हम बात करें जो हमारे लीगल टेक्स्ट हैं उस टाइम के, उसके अकॉर्डिंग तो वुमेन के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पर प्रभावती गुप्ता के पास अपनी जो रिसोर्सेज है, अपनी जो लैंड थी वो है। अब ऐसा माना जाता है कि इनकी जो पोजीशन है वो इसलिए अलग होगी बाकी के वुमेन से क्योंकि एक क्वीन रही होंगी, एक अपर क्लास से बिलोंग करती थी, इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो बाकी की वुमेन से अलग थी, इसलिए वो डाइवेट कर पाई संस्कृत लीगल टेक्स्ट से। तो सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन गेट इज़ कि ऐसा हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट थे उस टाइम के वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड नहीं थे। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दे प्रीलिम्स में कि जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट थे हमारे उस टाइम पे जो लिखा गया था, कोडिफाई किया गया था, वो हर जगह यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड था, तो नहीं, बिकॉज वी कैन सी हेयर वुमेन डू हैव द एक्सेस टू द लैंड। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स देने स्टार्ट हो जाते हैं। लैंड ग्रांट्स क्या होता है कि जैसे कि किसी को सैलरी की जगह लैंड दे दी जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि लैंड ग्रांट्स क्यों दिए गए होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड ग्रांट्स 2 वजह से दे सकते हैं किंग्स। पहला तो इसलिए क्योंकि भाई कंट्री इतनी बड़ी थी, उसको रन करना मुश्किल हो गया होगा, इसलिए कुछ पैचेस दे दिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करा जा सके अच्छे से, इसलिए। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है लैंड ग्रांट्स का देने का कि जो किंग्स हैं उनकी जो पावर है वो कम होती जा रही होगी, एंड उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो 2 रीज़न्स हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्मली कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी, लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे। सेकंड रीज़न हो सकता है कि किंग की जो पावर है वो कम होती जा रही थी। आगे देखेंगे हम। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आया हुआ है अग्रहार पे। सो किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये पढ़ा होता यहाँ पे तो उसका ये क्वेश्चन डेफिनेटली ठीक होता। अग्रहार क्या है? अग्रहार एक लैंड होती है जो ग्रांट करी जाती है ब्राह्मण को। उस लैंड पे ब्राह्मण को एग्जेम्प्टेड होता है कि वो कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे और कोई भी ड्यूज़ नहीं देंगे किंग को। और जो ब्राह्मण्स हैं उनको पावर दी जाती है कि वो इस एरिया से कलेक्ट कर सकते हैं ड्यूज़, लोकल पीपल से कलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अग्रहारा वॉज अ लैंड ग्रांट ग्रांटेड टू हूम? ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण हु वॉज एजेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू। उसको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना होता और कोई भी ड्यू नहीं देना होता किंग को, और वहाँ से वो जो ब्राह्मण है वो कलेक्ट कर सकता है ड्यूज़ लोकल पीपल से। ओवर हेयर इट इज़ रिटन कि प्रभावती गुप्ता कमांड करती हैं ग्राम कुटुम्बिनाज पे। ग्राम कुटुम्बिनाज यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। प्रभावती गुप्ता कमांड करती हैं ग्राम कुटुम्बिनाज पे। तो ग्राम कुटुम्बिनाज वर्ड्स किसके लिए यूज़ किया गया है? ग्राम कुटुम्बिनाज वर्ड इज़ यूज फॉर हाउस होल्डर्स पीजेंट्स लिविंग इन द विलेज। तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ग्राम कुटुम्बिनाज वर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है। ग्राम कुटुम्बिनाज वर्ड से डिनोट करता है हाउस होल्डर्स को, पीजेंट्स को, जो एक विलेज में रह रहे होते हैं उनको। नाउ लेट्स सी फर्दर। द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। ई सिटी हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर सिटी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी BCE में मगधन रूलर्स ने अपनी जो कैपिटल है वो राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर ली होती है। 4th सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड पे जो मौर्यज हैं उनकी जो कैपिटल है वो भी पाटलिपुत्र बनती है। पर जब ज़्वानज़ैंग आते हैं, एज आई टोल्ड यू, ज़्वानज़ैंग केम इन आर कंट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। 7th सेंचुरी CE में हर्षवर्धन के टाइम पे ज़्वानज़ैंग जब हमारी कंट्री में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही ज़्यादा रुइंस में होती है, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, वो जो सिटी है, वो जो प्लेस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। अब आप
आपको यहाँ पे दो चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है। पहली कि ज़ुआनज़ैंग कब आए थे। ऐसा कई बार हम देख रहे हैं यूपीएससी में ट्रेंड आ जाता है कि कंटेम्प्रेरी पूछ लिया जाता है। तो ज़ुआनज़ैंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन बिकॉज ही केम इन 7th सेंचुरी CE। सेकेंड थिंग जो यूपीएससी में एक ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स में पूछने का, वो ये है कि जो जो विजिटर्स आए थे उन्होंने क्या नोटिस किया। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाए कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग आए थे उन्होंने नोटिस किया कि जो पाटलिपुत्र है वो एक वेल डेवलप्ड टाउन है, वेल डेवलप्ड विलेज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्योंकि जब चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग कंट्री में आते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो प्लेस है पाटलिपुत्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन रह चुकी है और ये जो टाउन है वो रुइंस में है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि 6th सेंचुरी BCE में हमें कैसी पोट्री देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे जो पोट्री मिली है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उसको कहते हैं, NBPW शॉर्ट में हम उसको कहते हैं। ये फाइन पोट्री बाउल्स होते हैं जो इन पे ग्लोसी फिनिश होती है। माना जाता है कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये रिच पीपल यूज़ करते होंगे ऑर्नामेंट्स में, टूल्स में, वेपन्स में, वेसल्स में, फिगरीन्स में, और ये बहुत सारे मटेरियल्स के बने होंगे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा। तो यहाँ पे आपके लिए ये रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है कि 6th सेंचुरी BCE में किस तरीके की पॉटरी मिलती थी। हम देखेंगे कि हर टाइम पीरियड में हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉटरी मिली है, उसका अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल अर्लिक वैदिक टाइम पीरियड में जो हमको पॉटरी मिली है उसे ऑर्चर कलर्ड पॉटरी कहते हैं, और 6th सेंचुरी BCE वाले को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कह रहे हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर, दिस मैप अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा टाउन कहाँ है। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की जैसे हम बात करें तो कोडुमंडल इज़ हेयर, पूहर इज़ ओवर हेयर, देन सोपारा पूछा गया आपसे कहाँ है, इस पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। देन यू शुड सी शिशुपालगढ़ कहाँ है, विदिशा आपका कहाँ है MP में। देन चंद्रकेतुगढ़ आपका कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, इन सुंदरबंस। उज्जैन आपका कहाँ लाई करता है, शाकस कहाँ पे रूल कर रहे थे, गुप्तास कहाँ पे रूल कर रहे थे, आपको ये मैप केयरफुली स्टडी करना है। सातवाहनास की कैपिटल पैठान थी, ये आपको पता होना चाहिए। मैप्स को केयरफुली स्टडी करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा टाउन कौन से किंगडम से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल चोला से एसोसिएटेड है पूहर, तो ये इनका इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन था। सोपारा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन था। तो आपके लिए मैप्स को इसलिए स्टडी करना डिटेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एवरी ईयर, आई एम नॉट सेइंग कि 1-2 साल छोड़कर, एवरी ईयर यू विल सी कि इस बुक से मैप्स से 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लीज़ काइंडली स्टडी दिस वेरी केयरफुली। हमें शॉर्ट वॉटिव इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिले हैं 2nd सेंचुरी BCE में। शॉर्ट वॉटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? वॉटिव इंस्क्रिप्शंस वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिन पे लिखा हुआ होता है कि किसने गिफ्ट्स दिए हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल किन लोगों ने दिए थे, गोल्ड स्मिथ्स ने दिए थे, ब्लैक स्मिथ्स ने दिए थे, कारपेंटर्स ने भी दिए थे। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि गिल्ड्स, श्रेणीज़ क्या होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म श्रेणीज़। तो श्रेणीज़ बेसिकली गिल्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की या मर्चेंट्स की। जैसे कि आयरन प्रोड्यूसर्स की अपनी, गोल्ड स्मिथ्स की अपनी एक श्रेणी है, कारपेंटर्स की अपनी एक श्रेणी, ग्रुप माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कि एसोसिएट करना होता है हमें एक टर्म को उसके मीनिंग के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि गिल्ड्स और श्रेणी से आप क्या समझते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए तमिल टेक्स्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है मसाटुअन। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मसाटुअन वर्ड से आप क्या समझते हो, सो इट मीन्स सक्सेसफुल मर्चेंट्स इन तमिल। और सेठीज और सातवनाज वर्ड प्राकृत में इसी टर्म को, सक्सेसफुल मर्चेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करी गई है। सो हम यहाँ से ये पता लगा रहे हैं कि सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए जो टर्म्स यूज़ करी गई हैं वो है मसाटुअन, सेठीज और सातवनाज। इसके बाद हम देखेंगे कॉइन्स एंड किंग्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स सबसे पहले जो आते हैं 6th सेंचुरी BCE में। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले जो पंच मार्क्ड कॉइन्स आए थे वो 6th सेंचुरी BCE में आए थे। ये जो कॉइन्स हैं ये सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। अभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉइन्स थे वो कौन से मेटल के बने हुए थे, तो वो सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। ये फर्स्ट टाइम कब आए थे? 6th सेंचुरी BCE में आए थे। अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि इन जो कॉइन्स पे लिखा हुआ है वो पता लगाया जा सके कि किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं। ओके तो ये जो कॉइन्स हैं ये पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स से आप क्या समझते हो? एज यू कैन सी हेयर, इन पे कुछ पंच किया गया है, कुछ दबाकर इन पे कुछ इनग्राफ किया गया है। जो पिक्चर्स हैं, जो सिंबल्स हैं वो पंच कर कर बनाई गई हैं, इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम कॉइन्स इशू करे गए थे
जो जिन पे नेम है रूलर्स का या इमेजेस है रूलर्स की, वो फर्स्ट टाइम इशू करी थी इंडो ग्रीक्स ने। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि फर्स्ट टाइम जो कॉइन्स आते हैं हमारे कंट्री में, जो एक पर्टिकुलरली किंग से एसोसिएटेड हैं, रूलर से एसोसिएटेड है, वो है इंडो ग्रीक कॉइन्स। इंडो ग्रीक कब आए थे? इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी BCE में आए थे, और इन्होंने जो अपना किंगडम है वो इस्टेब्लिश किया था इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री। देन वी विल सी कि जो फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स आए थे वो इशू करे थे कुशान्स ने। हाउएवर आई वुड लाइक टू क्लियर ओवर हेयर कि फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स है वो इंडो ग्रीक्स ने ही इशू करे थे। यहाँ पे इस बुक में लिखा तो हुआ है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशान्स, बट अदर टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स जो हैं इशू करे थे इंडो ग्रीक्स ने। सो हेयर इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल टू रिमेंबर दिस। हम आगे बढ़ते हैं। जो कुशान के कॉइन्स थे वो आइडेंटिकल थे, मिलते जुलते थे। किनसे? कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर से, पार्थियन रूलर्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉइन्स कुशान्स के हैं वो सिम्बॉलिक हैं, रोमन एम्परर से मिलते जुलते हैं और पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान से भी मिलते जुलते हैं। हमको होड्स देखने को मिले हैं। होड्स हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था क्या होता है। हमको होड्स देखने को मिले हैं रोमन कॉइन्स के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे साउथ इंडिया में। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि साउथ इंडियन का क्या हो रहा था? कॉन्टैक्ट था, ट्रेड हो रहा था रोमन के साथ। दैट मीन्स ब्रिटेन के साथ उनका कॉन्टैक्ट था, ट्रेड कॉन्टैक्ट था। पेरिप्लस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, और एर्थियन वर्ड जो है वो ग्रीक नेम है रेड सी का। ऑल दो UPSC में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो विजन की टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि एरिथ्रियन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था। सो इट वाज यूज्ड फॉर रेड सी एंड पेरिप्लस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सेलिंग। नाउ लेट्स सी फर्दर। कॉइन्स जो है वो इशू करे थे रिपब्लिक्स ने भी, जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि योद्धाज इस्टेब्लिश हुए पंजाब और हरियाणा में 1st सेंचुरी CE में, तो इन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू करे, कॉपर कॉइन्स इशू करे थे, जैसे कि योद्धाज ने। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि योद्धाज कब आए पंजाब और हरियाणा में? 1st सेंचुरी CE में आए, और इन्होंने कैसे कॉइन इशू करे? कॉपर कॉइन्स इशू करे। बहुत सारे स्पेक्युलर हमें गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो गुप्ता रूलर्स ने बनाए थे। आई वुड लाइक टू टेल यू डैट गोल्ड कॉइन्स जो है सबसे ज़्यादा गुप्ता रूलर्स ने बनाए थे, बट जो कुशान के कॉइन्स है ना उनमें जो गोल्ड की प्योरिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर गुप्ता कॉइन्स। फ्रॉम 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ, बट 6th सेंचुरी CE के बाद जो कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स है, वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। लेट मी समराइज व्हाट वी हैव स्टार्टेड। 6th सेंचुरी BC में फर्स्ट टाइम आपके पंचमार्क्ड कॉइन्स आते हैं जो कि सिल्वर और कॉपर के होते हैं। देन बात करी गई है 4th सेंचुरी CE की। यहाँ पे आपका गुप्ता किंगडम था। गुप्ता किंगडम के एंड होने तक 6th सेंचुरी CE में हम देखते हैं कि जो गोल्ड कॉइन्स है वो बहुत ही कम मात्रा में रह जाते हैं, जिसका एक मेन रीज़न बताया गया है कि हो सकता है ट्रेड जो है डिस्टर्ब हो गया हो। 6th सेंचुरी BC में आपके आए थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। और हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि जो 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है, इसके बाद ही इंडो ग्रीक्स जब आते हैं तो फर्स्ट टाइम वैसे कॉइन्स लेकर आते हैं जिन पे किंग का नेम था, ठीक है, और किंग की इमेज थी। फिर हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स ही वही पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इशू करे थे। हाउएवर इस बुक में लिखा हुआ है कि कुशान्स फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स लेकर आते हैं इंडिया में, बट रियलिटी इज़ कि इंडो ग्रीक्स लेकर आते हैं। लेट्स सी फर्दर। डेसिफरिंग ब्रह्मी को फर्स्ट टाइम डेसिफर किया था, हमने पहले ही देख लिया। जेम्स प्रिंसेप ने कौन से ईयर में किया था? 1838 में किया था। देन लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवनम पिया, पियादासी वर्ड। देवनम पिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, एंड पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ये दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं किंग अशोक के लिए। जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोक के, उनमें वर्ड अशोक मेंशन नहीं था। ओनली 4 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमको, ओनली 4 पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमको जहाँ पे अशोका का नाम अशोक मेंशनड है। अदरवाइज सब जगह पे अशोक का नाम जो है वो देवनम पिया था, पियादासी था। क्वेश्चन आया हुआ UPSC में कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसपे नेम अशोक मेंशन था, तो उसका आंसर था मस्की इंस्क्रिप्शन था, MASKI, मस्की इंस्क्रिप्शन था जिसपे वर्ड अशोक मेंशन था। हाउएवर 4 हैं ऐसे जो हम क्लास 11th की बुक में देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अशोक है उनमें एक परिवर्तन हो जाता है जब वो कलिंग में जाते हैं, रिवॉल्ट होता है वहाँ पे, वहाँ पे जो वॉर होता है उसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको देख के अशोक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड उनका जो पिलर इंस्क्रिप्शन है 13th पिलर इंस्क्रिप्शन 13th में मेंशन है कि अशोक कॉन्क्वेस्ट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 13th पिलर में कि रिपेंटेंस दिखाई गई है देवनम पिया की, कि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट तो कर लिया है कलिंग को, पर उसके बाद वो खुश नहीं हैं। एक तरफ तो अशोक जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कलिंग को कॉन्क्वर करके, दूसरी तरफ वो कॉन्क्वर करने के बाद उस जगह को छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है, अनकॉन्क्वर भी नहीं करते हैं, उस पर रूल करते रहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं कि जो अशोक हैं वो खुश नहीं है किंगडम को एक्वायर करके, वो दुखी है डिस्ट्रक्शन को देख के, ऐसा कोई भी हमको पिलर इंस्क्रिप्शन कलिंग में देखने को नहीं मिलता, वो हमें कलिंग के बाहर ही देखने को मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है कि सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ़ यू लुक एट अशोकन पिलर्स विच इज़ ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर, बट वी विल सी कि सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू, क्योंकि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे उड़ीसा में नहीं मिला कि वो दुखी है कलिंग को एक्वायर करके, तो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है। देन दिस चैप्टर इज़ ओवर। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर। 600 to 500 BCE के टाइम पीरियड में हमने देखा कि पेडी ट्रांसप्लांटेशन हुई थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स आए थे, अर्बनाइजेशन हुई थी गंगा वैली में। जो इंडस वैली टाइम पीरियड है डैट इज़ योर 4700 ईयर्स बैक, उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन हुई थी उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, और वो इंडस वैली पे हुई थी, इंडस रिवर के पास हुई थी। जो सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में हुई है वो आपकी 600 to 500 BCE हुई है, जिनको हम महाजनपद कहते हैं, और ये गंगा वैली पे हुई है। उसके बाद हमने देखा कि 500 to 400 BCE में पार जो है कंसोलिडेट होनी स्टार्ट हो जाती है मगध में। अलेक्जेंडर आते हैं 327 to 325 BCE, इस टाइम पे नंद डायनेस्टी होती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं 321 BCE में। अशोका का टाइम पीरियड है 272 BCE के नियर बाय का। मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाता है 185 BCE में। उसके बाद छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक्स आते हैं, चोला चेरास पांड्यास साउथ इंडिया में आते हैं, सातवाहनास डेक्कन में आते हैं, शाकाज आते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है टाइमलाइन कि इंडो ग्रीक्स के बाद आपके शाकाज आ रहे हैं। कुशान तो बाद में ही आते हैं। कुशान का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है कनिष्क। और उसके बाद हम देखेंगे कि सातवाहनास और शाका रूलर्स आते हैं। गुप्ता रूल स्टार्ट होता है 400 CE में। फिर समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त की ही बेटी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चालुक्यास कर्नाटक में आते हैं, पल्लवास तमिलनाडु में आते हैं। फिर हमने ये चीज़ देख ली है कि 700 के अराउंड हर्षवर्धन आते हैं, और हर्षवर्धन के टाइम पे ही हमारी कंट्री में ज़ुआनज़ांग विजिट करते हैं, जो कहते हैं कि पाटलिपुत्र डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंशियंट हिस्ट्री की ये टाइमलाइन है। उसके बाद अरब्स कन्क्वर कर लेते हैं सिंध को। दैट्स इट। ये पूरी टाइमलाइन आपको लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी पूरी एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड इन 1784। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट कौन था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाइंड आउट करी थी। लेट मी टेल यू डैट इट वाज फाउंडेड बाय विलियम जॉन्स इन 1784। ये आ सकता है क्वेश्चन कि आप इसको अरेंज करो टाइमलाइन में कि सबसे पहले क्या आया फिर उसके बाद क्या हुआ। नाउ लेट्स सी फर्दर। Decipherment of Ashoka Brahmi was done by James Prinsep in 1838. Alexander Cunningham publish करते हैं reports about Ashokan inscriptions in 1877. As you can see, Asiatic Society of Bengal, which was founded by William Jones, ये पहले हुआ है, near by 100 years पहले हुआ है Alexander Cunningham के आने से पहले. Then that's it. Thank you for watching the video. In case you like the video, please hit the like button, and if you have any doubts, comment down below.